हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 बिजनेस स्टडी के कुछ टर्म समझे थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों को भी समझा था, इनके कैरेक्टर्स वगैरह को समझे थे। अब इस वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो 11 का बिजनेस स्टडी है उसमें आगे और कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो हमको इस वीडियो में कवर करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है वो दे रखा है डिफरेंस अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों में क्या डिफरेंस है, ये बात हमको इस क्वेश्चन में पढ़ना है। वैसे तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप हैं, पर इनमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस क्या दे रखा है, रिटर्न ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के बदले में हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बिजनेस करते हैं। बट प्रोफेशन में क्या होता है, ए रिटर्न ऑफ प्रोफेशनल फीस इज गेन फ्रॉम सर्विस। जब हम प्रोफेशन को यूज करते हैं तो हमको प्रॉफिट नहीं होता है, हमको फीस मिलती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को क्या देते हो, फीस देते हो। आप टीचर के पास जाते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो उसको क्या देते हो, उसकी फीस देते हो। तो जब आप किसी प्रोफेशनल पर्सन के पास में जाते हो तो हम उसको फीस देते हैं। बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है पर एक प्रोफेशनल पर्सन फीस को अर्न करता है। लेकिन इन दोनों के अपोजिट एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को सैलरी या फिर वेजेस मिलते हैं। तो ये हो गए तीनों के रिटर्न। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज क्वालिफिकेशन। नो फॉर्मल और मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द बिजनेस। बिजनेस करने के लिए ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है कि आप ये करोगे तो ही बिजनेस कर पाओगे। एक बंदा जो 5वीं फेल है या फिर जो कभी स्कूल ही नहीं गया वो भी बिजनेस कर सकता है। प्रोफेशनल के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि आपको अचीव करना जरूरी है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना जरूरी है, इंजीनियर बनने के लिए BTech MTech करना जरूरी है। तो प्रोफेशनल पर्सन के लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, व्हाट एवर an employer thinks necessary for employment as ability और ट्रेनिंग। अगर एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है उसको लगता है कि आपको किसी चीज़ को सीखने की जरूरत है तो आपको फिर उसको काम करने के पहले, जॉब लेने के पहले वो चीज़ क्या करना पड़ेगी, सीखना पड़ेगी। तो क्वालिफिकेशन बिजनेस में तो चाहिए ही नहीं। प्रोफेशन में आपको जो भी डिग्री है वो लेना पड़ती है और एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर बोलता है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग वगैरह लेना पड़ती है। नेचर ऑफ वर्क, अब बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेलिंग एंड बाइंग। बिजनेस में हम किसी चीज का या तो प्रोडक्शन करते हैं या फिर किसी चीज का सेलिंग बाइंग करते हैं। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, सर्व एज एन स्पेशलिस्ट टू द सोसाइटी। सोसाइटी को सर्विस देने का काम करते हैं, सोसाइटी के सामने सेलिंग बाइंग का काम नहीं करते हैं। डॉक्टर कुछ खरीदता बेचता नहीं है, एक इंजीनियर कुछ सेलिंग बाइंग का काम नहीं करता है, वो क्या करता है, अपनी सर्विस देता है। और एम्प्लॉयमेंट का नेचर कैसा होता है, वर्क गिवन एज एन एग्रीमेंट। हम जो एग्रीमेंट करते हैं और उसमें जो काम दे रखा है वो काम एक एम्प्लॉय को करना होता है। रिस्क, अब किसमें रिस्क ज़्यादा होगी और किसमें रिस्क कम होगी, तो बिजनेस में देयर इज ऑलवेज रिस्क। बिना रिस्क के बिजनेस हो ही नहीं सकता है, बिजनेस में हमेशा कोई ना कोई रिस्क होती ही है। फिर क्या लगा है, रिस्क इज रादर लो इफ एक्शन इज डन केयरफुली। प्रोफेशन में रिस्क बहुत कम होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिजनेस के कंपैरिजन में रिस्क कम होती है अगर आप अपना काम सिंसियर होकर करते हो, केयरफुली करते हो तो प्रोफेशन में कोई रिस्क नहीं होती है। एक डॉक्टर को अपनी फीस लेना है, क्या रिस्क है उसमें, एक इंजीनियर को अपनी फीस लेना है, वहां पर उसका कोई लॉस होने का चांस बहुत कम है। देन एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखा है, देयर इज नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होती नहीं है क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो भी लॉस होगा वो एम्प्लॉयर का होगा, जॉब देने वाले का होगा, एम्प्लॉय का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो रिस्क बिजनेस में सबसे ज़्यादा होती है, प्रोफेशन में थोड़ी कम होती है और एम्प्लॉयमेंट में तो होती ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट, अब किसमें पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा और किसमें पैसा कम लगाना पड़ेगा, तो द कैपिटल इज रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस शेप एंड साइज। बिजनेस में कैपिटल बिजनेस के शेप और साइज पे डिपेंड करती है। अगर बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो कैपिटल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी और बिजनेस छोटा होगा तो कैपिटल भी छोटी चाहिए होगी। प्रोफेशन में क्या रखा है, कैपिटल इज नीडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है आपको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। डॉक्टर के लिए कैपिटल अलग इन्वेस्टमेंट होगा, इंजीनियर के लिए कैपिटल का इन्वेस्टमेंट अलग होगा, टीचर के लिए कैपिटल का इन्वेस्टमेंट अलग होगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो।
और एम्प्लॉयमेंट में आपको दूसरे के यहाँ पे काम करना है, वहाँ पर आपको कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो तो आपको कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो हर महीने सैलरी मिलती रहेगी। तो ये थे तीनों। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, प्रोफेशन में उससे थोड़ा कम चाहिए होता है, और डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो। और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है। ऑब्जेक्टिव, अब बिजनेस करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम बिजनेस करते ही क्यों हैं? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू एक्वायर प्रॉफिट। बिजनेस करने का मेन मकसद होता है प्रॉफिट को अर्न करना। इनकम इज अर्न वाइल सर्विंग। प्रोफेशन का मेन मोटो जो होता है वो होता है पहले सर्विस देना, और सर्विस देने के साथ में इनकम या प्रॉफिट को अर्न करना। तो यहाँ पर बिजनेस में एक ही मेन मोटो था, प्रॉफिट को अर्न करना, पर प्रोफेशन में दो मोटो होते हैं, पहले सर्विस देना और फिर कुछ अर्न करना। और एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम किसी के यहाँ पे भी जॉब क्यों करते हैं? तो सैलरी और वेजेस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन। सैलरी या फिर वेजेस जो होते हैं वो हमारा मेन मोटो होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो कि फॉलो करना होते हैं, उनको ही कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। अब बिजनेस में क्या दे रखा है? नो कोड ऑफ कंडक्ट लाइक प्रोफेशन। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, हमारा बिजनेस है, हमारा जैसे मर्जी हम वैसे बिजनेस करते हैं, यहाँ पर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं, कोई भी रूल्स रेगुलेशन किसी के फॉलो हम नहीं करते हैं। लेकिन प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि एसोसिएशन होता है और वो एसोसिएशन कुछ रूल्स बनाता है जो कि सबको फॉलो करना जरूरी है। अगर फॉलो नहीं करे तो क्या होगा? आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो बिजनेस में कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, पर प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? तो यहाँ पर दे रखा है इन सर्विस वन हैज टू फॉलो द टर्म्स, दिस टर्म आर मेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट में कोई एसोसिएशन नहीं होता है, पर एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है वो अगर आपको कुछ रूल्स बताता है तो उन रूल्स को आपको फॉलो करना जरूरी होती है। देन अब लास्ट डिफरेंस दे रखा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है आप अपना काम दूसरे को दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो पहला क्या दे रखा है? बिजनेसमैन कैन हैंड ओवर हिज बिजनेस टू एनी अदर पर्सन, मीन्स अ बिजनेस कैन बी सोल्ड। एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस किसी दूसरे को दे सकता है। बहुत सी बार क्या होता है, कोई आदमी अपना पूरा का पूरा बिजनेस ही दूसरे को सेल कर देता है। तो यहाँ पर बिजनेस हम क्या कर सकते हैं? एक से दूसरे के पास में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर प्रोफेशन में क्या रखा है? प्रोफेशन इज ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल एबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ एबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। प्रोफेशन में हम ट्रांसफर ऑफ एबिलिटी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे एक डॉक्टर है, अब वो अपना काम बेच सकता है क्या किसी को? मतलब वो बोल दे कि मेरी जगह ये डॉक्टरी का काम करेगा, मैंने अपनी डॉक्टरी इसको बेच दी है या इसको सेल कर दी है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। जो डॉक्टर है उसी को अपना काम करना पड़ेगा, वो अपना काम किसी और को दे ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर वही चीज़ दे रखी है कि बिजनेस को हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। एंड लास्ट क्या दे रखा है? एम्प्लॉयमेंट में नो हैंड ओवर पॉसिबल। और प्रोफेशन के जैसे ही एम्प्लॉयमेंट में भी हम हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आज अगर हम बीमार हैं या बाहर गए तो किसी और को काम पे नहीं भेज सकते हैं कि जहाँ मेरी जगह तू चल जाना। तो ये सारे मेजरली डिफरेंस थे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है प्रॉफिट। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट दे रखी है। प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या दे रखी है? प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंसेस ऑफ अ फर्म फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम यही बोलते हैं प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हमारी इनकम जितनी ज़्यादा होती है किस पे? एक्सपेंसेस पे, वही हमारा प्रॉफिट होता है। सपोज करो कि हमारी इनकम हुई 1000 रुपीज़ की और 800 रुपीज़ के हमने एक्सपेंसेस कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं? 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो एक्सपेंसेस से इनकम जितनी ज़्यादा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। अब नीचे आपको दे रखा है रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। एक बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है, प्रॉफिट क्यों लेना चाहिए या क्यों प्रॉफिट क्या काम करता है। तो सबसे पहला दे रखा है प्रॉफिट इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे हमारी अगर बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो हमारी बॉडी चल ही नहीं पाएगी, कुछ काम ही नहीं कर पाएगी। ऐसे ही अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। सपोज करो कि आपका बिजनेस है और 5-10 साल से लॉस में ही जा रहा है, तो आप उस बिजनेस को बंद कर दोगे। तो बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट जो है वो क्या है? नेसेसरी है। जैसे लाइफ के लिए ब्लड जरूरी है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट जरूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा है, टू इंक्रीज द वर्किंग स्किल। प्रॉफिट से क्या होता है, हमारी वर्किंग स्किल भी इंप्रूव होती है। प्रॉफिट होता है जब, तो वर्कर भी अच्छे से काम करता है, बिजनेसमैन भी मन लगा के काम करता है, और इस तरीके से जब सब लोग अच्छे से काम करते हैं तो बिजनेस का और ज़्यादा क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट से जो होता है वो वर्किंग स्किल बेटर होती है, हर कोई अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट क्या देखा है, प्रॉफिट ब्रिंग हैप्पीनेस। प्रॉफिट से हैप्पीनेस आती है। बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो ओनर हो, या चाहे वो कोई भी हो, जब प्रॉफिट आता है तो हर किसी को हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। देन नेक्स्ट क्या देखा है, प्रॉफिट अर्न द मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट से और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। कैसे, हमने इस साल का जो प्रॉफिट अर्न करा वो वापस से बिजनेस में ही लगा दिया, अब अगले साल हमको और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, फिर वो प्रॉफिट हमने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसे हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा और प्रॉफिट भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो प्रॉफिट से प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता जाता है। देन नेक्स्ट क्या रखा है, हैप्पीनेस ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होता है जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, इसको हम ओनर भी बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टर जो है, जो ओनर है, उसका पैसा बढ़ेगा और वो उसको क्या मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। रिवार्ड ऑफ रिस्क। अब हमने अभी पढ़ा था डिफरेंस के अंदर कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होती है। अब इस रिस्क, कोई भी आदमी रिस्क क्यों लेगा, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पर वही दे रखा है कि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, और उस रिस्क को कवर करने, उस रिस्क के बदले में उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। देन सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेस। प्रॉफिट जो होता है वो सक्सेस को बताता है कि एक बिजनेस कितना सक्सेसफुल है या फिर सक्सेसफुल नहीं है। सीधी सी बात है, हम भी क्या बोलते हैं, उस बिजनेस में इतना प्रॉफिट होता है, मतलब वो सक्सेसफुल है। जिस बिजनेस में प्रॉफिट कम होता है वो थोड़ा कम सक्सेसफुल है। जिस बिजनेस में प्रॉफिट होता ही नहीं है वो सक्सेसफुल है ही नहीं। तो प्रॉफिट से पता चलता है कौन सा बिजनेस कितना सक्सेसफुल है और कितना सक्सेसफुल नहीं है। देन लास्ट क्या रखा है, टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अगर आपको बिजनेस का एग्जिस्टेंस मेंटेन करना है, लॉन्ग टाइम तक 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल तक आपके बिजनेस को चलाना है, तो उसके लिए प्रॉफिट जो है वो जरूरी है। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा आप अपने बिजनेस को चलाओगे कैसे? अगर लॉस ही होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। तो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए भी प्रॉफिट क्या है, कंपलसरी है। शुड प्रॉफिट मैक्सिमाइज बी द गोल ऑफ बिजनेस। यहाँ पर एक डिस्कशन दे रखा है कि प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का गोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ कि जब बहुत सारे स्कॉलर आए, कुछ ने बोला कि बिजनेस को प्रॉफिट लेना चाहिए, बिना प्रॉफिट के बिजनेस हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोगों का बोलना था कि प्रॉफिट की वजह से बिजनेस में दिक्कतें आती है, लोग ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, खराब सामान बेचते हैं, इसलिए प्रॉफिट को नहीं लेना चाहिए। अब नीचे कुछ दे रखे हैं आर्ग्यूमेंट जो कि प्रॉफिट लेने के फेवर में भी है और उसके अगेंस्ट में भी है, और हमको डिस्कस करना है कि प्रॉफिट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। पहला जो आर्ग्यूमेंट दे रखा है वो क्या रखा है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ऐसे लोग जो बोलते थे कि प्रॉफिट लेना चाहिए, बिना प्रॉफिट के बिजनेस नहीं हो सकता है, उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए। पहला आर्ग्यूमेंट दिया, बिजनेस यूनिट रिसीव एज मच ओनर एज इट गेन्स प्रॉफिट। बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो ही उसको ओनर मिलेगा, तो ही वो सही से सर्वाइव कर पाएगा, काम कर पाएगा। अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो बिजनेस करने से मतलब क्या है। दूसरा क्या रखा है, मोर प्रॉफिट कीप द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस स्टेबल। अगर हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हम लंबे समय तक हमारे बिजनेस को क्या कर पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। थर्ड क्या रखा है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस मोर प्रॉफिट इसेंशियल। अगर आपको बिजनेस को डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, तो भी प्रॉफिट जरूरी है। देन नेक्स्ट इज मोर प्रॉफिट इज द मेजरमेंट ऑफ मोर सक्सेस। आपका बिजनेस सक्सेसफुल कितना है ये भी देखने के लिए प्रॉफिट को होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना ही बिजनेस आपका सक्सेसफुल होगा। देन नेक्स्ट क्या रखा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है। अनसर्टेनिटीज का मतलब आपने फ्यूचर को देखा नहीं है, कल को हो सकता है लॉस हो जाए, कल को कुछ पेंडेमिक आ जाए, तो जिससे आपको बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो सकता है। अब अगर आज आप प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो उस लॉस को पूरा कहाँ से करोगे। तो बिजनेस की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए भी प्रॉफिट का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या जगह है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। हमने अभी पढ़ा था कि हम बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस में ही लगा के और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार प्रॉफिट हुआ उसको वापस से बिजनेस में ही लगा दिया, दूसरी बार प्रॉफिट हुआ उसको वापस से बिजनेस के अंदर ही लगा दिया, तो इस तरीके से हमारा बिजनेस क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो बिजनेस में वापस से री इन्वेस्ट करोगे कैसे।
तो बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाने के लिए भी प्रॉफिट का होना जरूरी होता है। देन क्या देखा है, बिजनेसमैन एंड वर्कर गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है बिजनेसमैन को और वर्कर को क्या मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि यार और काम करना है और काम करना है। अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो इनको मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा, तो मोटिवेशन के लिए भी प्रॉफिट का होना क्या है, जरूरी है। देन नेक्स्ट क्या रखा है, मोर डिविडेंड इज अर्न बाय इन्वेस्टर फ्रॉम मोर प्रॉफिट। अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक तरह का प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी में शेयर होल्डर को मिलता है। अब जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटने के लिए भी प्रॉफिट का होना जरूरी है। देन इस तरीके से सारे आर्ग्यूमेंट दे रखे थे किसमें, फेवर ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट ज़्यादा क्यों लेना चाहिए। अब इसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो दे रखा है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे कुछ लोगों ने इसको अपोज किया कि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट लेने से क्या होता है, दिक्कतें आती है। तो अब उन्होंने अपने फेवर में क्या क्या बातें बोली। पहला बोला मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इनकरेज करप्शन। प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, करप्शन बढ़ जाता है, बिजनेसमैन गलत काम करता है, करप्शन और ये सारी चीज़ें क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा क्या रखा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कॉजेज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वेरियस सेक्शन। प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या होता है कि बिजनेसमैन जो है वो एक्सप्लॉइटेशन करता है। एक्सप्लॉइटेशन किसका करता है, बहुत सारे लोगों का। पहले तो करता है वर्कर का, उसको सैलरी कम देगा, क्यों, क्योंकि उसको तो अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। कस्टमर को सामान खराब बेचेगा, क्यों, क्योंकि उसको तो अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। तो वर्कर जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। देन नेक्स्ट क्या रखा है, दिस इंक्रीज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, दैट प्रोडक्शन क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्या दे रखा है यहाँ पर, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही पुअर और रिच के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। पुअर और ज्यादा पुअर होता जाएगा और रिच और ज्यादा रिच होता जाएगा। और इस वजह से ये लोग बोलते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए अगर आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है तो। देन नेक्स्ट क्या रखा है, सेंस ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट इज अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट। सेंस ऑफ अर्निंग हमारे सोशल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। हमारा सोशल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी सोसाइटी कैसी हो। हमारी सोसाइटी ऐसी होना चाहिए जहाँ पर हर कोई मिलजुल के रह सके, सब लोग इक्वल हो, किसी के पास में ज़्यादा पावर ना हो और किसी का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना करे। पर जैसे ही कोई ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है तो ये सारी इविल्स जो है वो हमारी सोसाइटी में आने लग जाती है और इससे फिर क्या होती है, दिक्कतें होती है। देन नेक्स्ट क्या रखा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अभी जैसे हमने बात करी कि पुअर जो है वो और ज़्यादा पुअर होता जाएगा और रिच जो है वो और ज़्यादा रिच होता जाएगा, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती जाएगी, गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर और अमीर होते जा रहा है। देन नेक्स्ट क्या रखा है, इट इंक्रीज द सेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फिशनेस। प्रॉफिट जो है वो सेल्फिशनेस को बढ़ाता है। जिसके पास में प्रॉफिट आता है वो क्या होता है, अपने आप में सेल्फिश हो जाता है, वो किसी और को नहीं सुनता है, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है, दूसरे का फायदा नहीं देखता है। फिर क्या देखा है, इट डिस्ट्रॉयज सेंस ऑफ सर्विस। जब हमारा मकसद प्रॉफिट अर्न करने का होता है तो हमारे अंदर से सेंस ऑफ सर्विस क्या होता है, बाहर हो जाता है। कहने का मतलब ये है फिर हम लोगों को सर्विस देना भूल जाते हैं, लोगों का वेलफेयर हम भूल जाते हैं। हम तो सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देते हैं कि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, इससे कस्टमर का क्या होता है, नुकसान होता है। देन फिर क्या देखा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ओरिजिन्स अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से कॉम्पिटिशन भी क्या होता है, अनहेल्दी होता है। कंपटीशन जो है वो क्या होता है, सही से नहीं हो पाता है। बिजनेस में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की वजह से क्या होता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो ये सारे रीजन थे बेटा जिसके बारे में बता रखा था कि प्रॉफिट क्यों नहीं लेना चाहिए। अब हमने दो टॉपिक पढ़े। पहले वो बोल रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहिए, दूसरे टॉपिक में बोल रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए या फिर कम लेना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आगे एक और टॉपिक दे रखा है, प्रॉफिट वर्सेस सर्विस ऑब्जेक्टिव और अर्निंग ऑफ प्रॉफिट बाय सर्विस। यहाँ पर इन दोनों बातों का कंक्लूजन दे रखा है कि हमको प्रॉफिट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही बता रखा है कि बिना प्रॉफिट के बिजनेस चल नहीं सकता है, तो प्रॉफिट तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम प्रॉफिट लेते हैं तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती है, कस्टमर को खराब सामान मिलता है, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल पाती है, तो करना क्या। उन्होंने ये बोला फिर
एक बिजनेस को प्रॉफिट तो अर्न करना चाहिए, पर मिनिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहिए जिससे उसका बिजनेस सर्वाइव कर सके। किसी भी बिजनेसमैन को एकदम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना ही प्रॉफिट लेना चाहिए जिससे सोसाइटी का भी फायदा हो और बिजनेसमैन का बिजनेस भी सर्वाइव कर सके। तो ये सारी बातें थी बेटा प्रॉफिट के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस एक बहुत वाइडर टर्म है, इसके अंदर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, किसी चीज़ की पैकेजिंग करनी, किसी चीज़ को सेल करना, बाई करना, सारा आ जाता है। तो यहाँ पर अब बिजनेस का क्लासिफिकेशन दे रखा है कि बिजनेस को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर दे रखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस को जो या फिर बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपको दे रखा है इंडस्ट्री और दूसरा दे रखा है कॉमर्स। अब ये इंडस्ट्री क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है, तो इन्हीं दोनों चीज़ों को हमको आगे डिस्कस करना है। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझोगे कि बिजनेस एक्टिविटी 2 तरह की होती है, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्री क्या चीज़ होती है। इंडस्ट्री इज दैट प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड। इंडस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रुई से या कॉटन से क्लॉथ्स बनाना, कॉटन को यूज़ करते हैं और हम वहाँ पर क्या करते हैं क्लॉथ्स बनाते हैं। तो ये काम जहाँ पर होता है उस जगह को हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे। किसी रॉ मटेरियल का यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, इसी जगह को हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे अलग अलग सामान असेंबल करके टायर ट्यूब और वगैरह वगैरह असेंबल करके बाइक या कार बनाना। तो जहाँ पर ये चीज़ हम बना रहे हैं उस जगह को हम बोलेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इंडस्ट्री इज दैट प्लेस वेयर रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड, जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को किसी नए प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब आगे दे रखा है आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में बेटा बहुत सारी इंडस्ट्री होती है। मेनली हम 2 तरह की इंडस्ट्री को पढ़ते हैं। इंडस्ट्री होती है वो पहली होती है प्राइमरी इंडस्ट्री और दूसरी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। यहाँ पर ज़्यादा डीप में जाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम सिर्फ इन दोनों के मीनिंग समझ लें और बाकी जो उनका नीचे का क्लासिफिकेशन दे रखा है उसको हम छोड़ दें। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है बेटा जहाँ पर रॉ मटेरियल डायरेक्ट हमको नेचर से मिलता है। रॉ मटेरियल हम कहाँ से लेते हैं, नेचर से लेते हैं। अब कैसे, जैसे फिशिंग करते हैं, फिशिंग करने में फिश जो है वो हमको सी से मिलती है, उसको पहले किसी ने बनाया नहीं है, वो डायरेक्ट कहाँ से आ रही है, नेचर से आ रही है। तो ये कौन सा होगा, प्राइमरी इंडस्ट्री होगी। माइनिंग करके ज़मीन के नीचे से सोना चांदी निकालना, हीरे निकालना, तो यहाँ पर भी सोना चांदी को निकालना, हीरे को निकालना हम डायरेक्ट नेचर से कर रहे हैं। तो जब कोई चीज़ हमको डायरेक्ट नेचर से मिलती है उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। इसके एग्जांपल मैंने दे दिए, माइनिंग करके गोल्ड सिल्वर ये निकालना, या फिर फिशिंग करना। ये इसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हम कॉटन से क्लॉथ बनाते हैं। कॉटन डायरेक्ट कहाँ से मिलता है, कॉटन मिलता है आपको एग्रीकल्चर से और इनसे, तो वो डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है, उसको पहले किसी और ने बनाया नहीं है। तो जब कोई चीज़ हम डायरेक्ट नेचर से लेते हैं तो उस इंडस्ट्री को बोला जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब इसके बाद में सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर रॉ मटेरियल डायरेक्ट नेचर से नहीं लेते हैं, वहां पर रॉ मटेरियल हम प्राइमरी इंडस्ट्री में जो सामान बना था वहां से लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। हमने कॉटन से कपड़ा बनाया, क्लॉथ बनाया, तो जब कॉटन से क्लॉथ बनाते हैं, कॉटन कहाँ से मिला आपको, कॉटन मिला डायरेक्ट नेचर से। तो कॉटन से क्लॉथ बनाना ये आ गया आपका प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन जब हम उसी क्लॉथ को यूज़ करके एक शर्ट या पेंट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, टी शर्ट जीन्स वगैरह, तो ये किस में आएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। क्योंकि जीन्स बनाने के लिए जो हमको क्लॉथ मिला, जो कपड़ा मिला, वो कपड़ा कहाँ से मिला, कपड़ा डायरेक्ट नेचर से नहीं मिला, कपड़ा पहले ही प्राइमरी इंडस्ट्री में बन चुका था। तो यहाँ पर सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम वो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं जो पहले ही प्राइमरी इंडस्ट्री में बन चुका था। तो बहुत सिंपल सा है, प्राइमरी इंडस्ट्री में कोई भी सामान बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल डायरेक्ट नेचर से लेते हैं, लेकिन
सेकेंडरी इंडस्ट्री में जब हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलता है, वो हमको प्राइमरी इंडस्ट्री के थ्रू मिलता है। अब नीचे इन्हीं के कुछ टाइप्स दे रखे हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी बहुत सारे टाइप की होती है और प्राइमरी इंडस्ट्री के भी कुछ एक दो टाइप्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर अभी स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा कॉमर्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला होता था आपका इंडस्ट्री, जिसको हम ऊपर समझ चुके हैं, और दूसरा होता है कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या चीज़ होती है? इंडस्ट्री में हमने क्या करा था? इंडस्ट्री वो जगह होती है जहां पर हम कोई सामान बनाते हैं, लेकिन अब उस सामान को सेल भी तो करना पड़ेगा, खरीदने बेचने का भी तो काम होगा ना। तो जहां पर हम किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को सेलिंग बाइंग का काम करते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं कॉमर्स। इंडस्ट्री में कोई चीज बनाई जाती है और कॉमर्स में कोई चीज खरीदी या बेची जाती है। सेलिंग बाइंग का काम कहां पर होता है? कॉमर्स में होता है। तो कॉमर्स रिफर्स टू सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट। जहां पर हम किसी सर्विस को या प्रोडक्ट का सेलिंग बाइंग का काम करते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं कॉमर्स। अब कॉमर्स जो है वो आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है। कॉमर्स किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है और ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, इन टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको मिल रहा है फंक्शन ऑफ कॉमर्स। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स का मतलब होता है कॉमर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। कॉमर्स में सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है हिड्रेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब कॉमर्स के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज की जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। फॉरेन एक्सचेंज की कैसी प्रॉब्लम? सपोज करो कि आपको अमेरिका से कुछ खरीदना है। अब अमेरिका से खरीदने के लिए आपके पास में रुपीस जो है वो काम में नहीं आएंगे। आपको अमेरिका से खरीदने के लिए $1 चाहिए। डॉलर कहाँ से मिलेंगे? डॉलर आपको मिलेगा बैंक से। आप बैंक में जाओगे, अपने जो पैसे हैं रुपए उनको दे दोगे और बैंक वाला उसके बदले में आपको डॉलर दे देगा। तो यहाँ पर आपकी जो डॉलर की प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई। कहाँ से? बैंक से। और बैंक किसके अंदर आता है? बैंक आता है कॉमर्स के अंदर। अब आप बोलोगे कि सर बैंक कॉमर्स में कैसे आ गया? हमने अभी कॉमर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हमने कॉमर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉमर्स रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस दोनों का बाइंग सेलिंग करने वाले को हम बोलते हैं कॉमर्स। अब बैंक हमको क्या करता है? सर्विस देता है। बैंक कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है पर हमको सर्विस दे रहा है, और उस सर्विस को जो वो बैंक दे रहा है तो वो हमको एक तरीके से बेच रहा है, उसके बदले में वो हमसे चार्जेस लेता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, वो भी कॉमर्स के अंदर आएगा। तो बैंक आता है कॉमर्स में, और कॉमर्स ने हमारी ये प्रॉब्लम दूर कर दी। हमको फॉरेन एक्सचेंज करवाना है, हमारी करेंसी कन्वर्ट करवाना है, तो हम बैंक में जाके करवा सकते हैं। फिर क्या करें? हिड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस की जो हिड्रेंस थी, प्लेस की जो प्रॉब्लम थी वो भी कॉमर्स से दूर हो गई। अब प्लेस की प्रॉब्लम कैसी? एक प्रोडक्ट जो होता है, आप जो कपड़े पहन रहे हो सकता है कि वो दिल्ली में या बॉम्बे में बने हो। अब दिल्ली और बॉम्बे में बने तो आपके दिल्ली बॉम्बे जाके लेके आए क्या? आपने तो राजगढ़ से ही या फिर कहीं और से इस प्रोडक्ट को क्या करा है? परचेस करा है। तो दिल्ली से राजगढ़ तक लाने का काम किसने करा? ट्रांसपोर्ट ने। और ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जो सामान आया है उससे आपकी ये जो प्रॉब्लम थी कि दिल्ली से राजगढ़ लाना, ये क्या हो गई? दूर हो गई। तो अब इसमें कॉमर्स का क्या लेना देना? ट्रांसपोर्ट भी आपको अपनी सर्विस क्या कर रहा है? बेच रहा है, और ट्रांसपोर्ट भी किसके अंदर आता है? कॉमर्स के अंदर आता है। तो कॉमर्स के थ्रू आपकी प्लेस की प्रॉब्लम, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाने की प्रॉब्लम क्या हो गई? सोल्व हो गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा? हिड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम की प्रॉब्लम भी कॉमर्स ने क्या कर दी? सोल्व कर दी। अब कॉमर्स ने टाइम की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करी, और ये टाइम की प्रॉब्लम होती क्या है? आप जो जर्किन या स्वेटर ये लोग पहन रहे हो, ये कब पहनते हो? सिर्फ विंटर सीजन में। लेकिन ये सिर्फ क्या विंटर सीजन में बनते भी हैं? इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो पूरे साल भर होती है। ये समर सीजन, रेनी सीजन में भी बनाए जाते हैं, और तब जाके विंटर सीजन में क्या होते हैं? सेल होते हैं। अब अगर जो समर सीजन में या फिर रेनी सीजन में आपके स्वेटर जर्किन ये बने थे, तो उनको कहाँ पे रखना तो पड़ेगा। अगर आपने खुला छोड़ दिया तो हो सकता है चूहे काट दे, या फिर वो पानी लग जाए या खराब हो सकते हैं। तो उनको एक सेफ प्लेस पे रखना पड़ेगा जहाँ पे वो क्या रहे? पूरी तरीके से सिक्योर रहे। अब ये वाली प्रॉब्लम जो थी, इसी को बोलते हैं हिड्रेंस ऑफ टाइम। मतलब कि अगर कोई चीज़ टाइम के पहले बन गई है तो उस टाइम तक जब वो यूज़ होगी तब तक उसको सिक्योर करके रखना। अब ये प्रॉब्लम किसने दूर करी? तो ये प्रॉब्लम दूर हुई वेयर हाउस से।
हम हमारे जितने भी सामान होते हैं जो कि हमको कुछ टाइम के बाद में यूज़ करना है उसको वेयर हाउस में रख देते हैं। वेयर हाउस का एटमॉस्फेयर इस तरीके से होता है कि वहाँ पर हमारा सामान सिक्योर होता है और वहाँ पे सामान के ख़राब होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो अब वेयर हाउस ने प्रॉब्लम दूर करी और हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स के बारे में, तो जैसे बैंक, जैसे ट्रांसपोर्ट, वैसे ही वेयर हाउस भी किसके अंदर आता है, कॉमर्स के अंदर ही आता है। हर वो चीज़ जो आपको कोई सर्विस दे रही है या फिर आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है वो कॉमर्स के अंदर आती है। देन नेक्स्ट क्या देखा है, हिंड्रेंस ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के हिंड्रेंस भी दूर करना, ये है क्या डिस्टेंस ऑफ हिंड्रेंस। सीधी सी बात है कि जो प्रोड्यूसर होता है और जो कस्टमर होता है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाला और कस्टमर मतलब खरीदने वाला। अब सपोज करो कि भाई एडिडास या नाइकी के आप जो शूज पहनते हो वो बनाए तो उसके ओनर ने होंगे, तो क्या डायरेक्ट आप ओनर से जाके खरीद रहे हो क्या? आपने अपने राजगढ़ में किसी शॉप से खरीदे होंगे, उस शॉप वाले ने इंदौर में किसी से खरीदे होंगे और इंदौर वाले ने डायरेक्ट ओनर से खरीदे होंगे। मतलब यहाँ पर एक चेन चलती है, प्रोड्यूसर से होलसेलर खरीदता है, होलसेलर से रिटेलर खरीदता है और रिटेलर से हम कस्टमर खरीदते हैं। तो इससे हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम डायरेक्ट जाके क्या करें, ओनर से या जो सामान बना रहा है उसी से परचेस कर सकें। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो किसने सोल्व करी, होलसेलर, रिटेलर, इन लोगों ने सोल्व कर दी और ये लोग भी किसके अंदर आते हैं, कॉमर्स के अंदर आते हैं। अब हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज की जो प्रॉब्लम थी वो भी कॉमर्स ने सोल्व कर दी। कॉमर्स ने कैसे सोल्व कर दी, हम अलग अलग जगह पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो इन सब से हमको नॉलेज मिलता है और नॉलेज मिलता है तो हम कहीं पे भी बेवकूफ़ नहीं बनते हैं, अच्छी प्रोडक्टों को यूज़ करते हैं और कोई भी हमको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेट के थ्रू कॉमर्स ने क्या कर दी, दूर कर दी, या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कॉमर्स ने क्या कर दी, सोल्व कर दी। अब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है और इतनी रिस्क में कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता है बिजनेस करने के लिए। तो अब इस रिस्क की प्रॉब्लम को भी कॉमर्स ने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। कैसे सोल्व करा, कॉमर्स लाया इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस करती है कि कल को लॉस हो भी गया तो हम पैसा देंगे, आप तो बिजनेस करो, और इस तरीके से रिस्क की प्रॉब्लम क्या हो गई, सोल्व हो गई। देन नेक्स्ट क्या रखा है, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अब फाइनेंस की दिक्कत भी आती है, बिजनेस में पैसा चाहिए लगाने को और हमारे पास में इतना पैसा है नहीं, तो ये प्रॉब्लम भी दूर करी कॉमर्स ने। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि बैंक वगैरह से हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और बैंक आती किसके अंदर है, कॉमर्स के अंदर आती है। तो कॉमर्स ने इस तरीके से हमारी इतनी प्रॉब्लम क्या कर दी, सोल्व कर दी। फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम सोल्व कर दी, प्लेस की प्रॉब्लम सोल्व कर दी, टाइम की प्रॉब्लम सोल्व कर दी, डिस्टेंस की प्रॉब्लम सोल्व कर दी, नॉलेज की, रिस्क की, फाइनेंस की, सारी प्रॉब्लम कॉमर्स ने क्या कर दी, हमारी सोल्व कर दी या फिर कम कर दी। अब आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंपोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या रखी है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। कॉमर्स से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अब हमने ऊपर पढ़ा बैंक कॉमर्स में आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉमर्स में आता है, वेयर हाउस कॉमर्स में आता है, हमारी जो शॉप्स होती है बाइंग सेलिंग का जहाँ पे हम काम करते हैं वो भी कॉमर्स में आती है। तो कॉमर्स से इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दूसरा क्या था, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करना कहाँ पर आता है, वो तो इंडस्ट्री में आता है। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाना कहाँ पर होता है, इंडस्ट्री में होता है। तो फिर यहाँ पे क्या लेना देना। अब सपोज करो कि आप इंडस्ट्री में सामान बनाए जा रहे हो पर उसको कोई बेचने वाला ही नहीं है, क्योंकि सामान को खरीदना बेचना कहाँ पर होता है, कॉमर्स में होता है। अब अगर कोई खरीदने बेचने वाला है ही नहीं तो आप बना के कितना रखोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बनाना बंद करना पड़ेगा क्योंकि सामान तो बिक ही नहीं रहा है। तो कॉमर्स से प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जितना कॉमर्स में सेलिंग बाइंग होगा उतना ही इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होगा। फिर क्या देखा है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे नेचर के पास में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, अब अगर उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करा तो आफ्टर अ टाइम पीरियड वो रिसोर्सेज खत्म हो जाना है। अब खत्म होने के पहले सबसे बढ़िया यही है कि हम ही उनको यूज़ कर लो। अपन को जैसे घर पे पता होता है कि 2 दिन में दूध खराब हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, 2 दिन के पहले यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज भी कुछ टाइम के बाद में खराब हो जाना है, तो ज़्यादा बेटर क्या है, उसके पहले उसको यूज़ कर लो। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूज़ करना है, और यूज़ करने के लिए क्या होता है, बिजनेसेस होना चाहिए। अगर बिजनेस होंगे, सामान बनेगा तो नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या होंगे, यूज़ होंगे। तो कॉमर्स से नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ होता है वो सही तरीके से हो पाता है। फॉरेन ट्रेड,
अभी हमने ऊपर बात करी थी कि हमको अगर करेंसी को ट्रांसफर करवाना है तो हम बैंक से जाके करवा सकते हैं। तो कॉमर्स से फॉरेन ट्रेड भी बढ़ता है। अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री से कुछ सामान खरीदना है या उस कंट्री को कोई सामान बेचना है तो आप ये दोनों काम कॉमर्स की हेल्प से आसानी से कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्या रखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स। कॉमर्स की वजह से ही आपको चीज़ें अपने आसपास में अवेलेबल हो पाती है। अगर सपोज करो कि ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं तो आपके पास में सामान आ पाते क्या? सपोज करो कि होलसेलर रिटेलर होते ही नहीं तो आप सामान खरीद पाते क्या? कॉमर्स की वजह से चीज़ें हमारे आसपास में क्या हो पाती है, अवेलेबल हो पाती है। देन लास्ट क्या रखा है, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। कॉमर्स की वजह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, क्योंकि हम कॉमर्स की वजह से ही आज अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग की फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, फॉरेन से भी बिजनेस कर रहे हैं। तो इन सब का एक लास्ट इफेक्ट क्या आया, हमारा स्टैंडर्ड सुधर गया। आज से कुछ साल पहले कॉमर्स इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो फिर पहले का हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। पर पिछले कुछ सालों में लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है और अब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, डेवलप्ड हो गया है। वो किसकी वजह से, कॉमर्स की वजह से। तो यहाँ पर हम आज का जो सेशन वो ख़त्म करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों के बीच का डिफरेंस। देन हमारा जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था प्रॉफिट, कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसके बाद में हमने कवर करा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी कितने तरह की होती है, तो बिजनेस एक्टिविटी दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर हमने इंडस्ट्री को डिस्कस करा, देन उसके बाद में कॉमर्स को डिस्कस करा। ये सारा आप एक बार रिवाइज कर लेंगे और इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।